हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल न्यू ग्लोबल स्टडीज में। आज फिर से न्यू टॉपिक और न्यू सिलेबस और न्यू बुक जिसका नाम है क्लास 10th का इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ने का मतलब है आप उन सारी चीज़ों को जान जाएंगे जो पैसा से संबंधित है। यानी आप जान पाएंगे जीडीपी क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, यह टैक्स क्यों लगता है, 2030 में कहाँ चले जाएगा और आपका पॉकेट मनी कब खत्म हो जाएगा और अभी आपका पॉकेट मनी कितना जा सकता है। इन सभी के बारे में आप इस इकोनॉमिक्स में सीख पाएंगे। आप इस चैप्टर में जो बिंदु पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर की बात कर रहे हैं। आप जो फर्स्ट चैप्टर पढ़िएगा उस चैप्टर का नाम है अर्थशास्त्र एवं उसके विकास। उस चैप्टर का नाम है अर्थशास्त्र एवं उसके विकास। इस चैप्टर में आपको आर्थिक क्रिया पढ़ाई जाएगी, अर्थव्यवस्था पढ़ाई जाएगी, विकास के बारे में पढ़ाई जाएगी और इसमें बताया जाएगा अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। और इसमें एक और सी बातें बताई जाएगी, वह है राष्ट्रीय आय क्या होती है, वह राष्ट्रीय आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, विकसित देश किसे कहते हैं। इन सारे टॉपिकों को आपको इस वीडियो में ही पता चल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। और हाँ, अगर यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों, आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके सीधा हेलीकॉप्टर शॉट लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, करिएगा ना। और अगर इस वीडियो पर 10 लाइक आता है तो आगे का वीडियो आपको जल्द ही इस चैनल पर अपलोड होने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ कितना लाइक, सिर्फ और सिर्फ 10 लाइक चाहिए। चलिए लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र जो है ना, अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के पिता है एडम स्मिथ। जोर से बोलो, जोर से बोलो, गद्दारी नहीं, जोर से बोलो। अर्थशास्त्र के पिता कौन है बच्चे? एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, यह अर्थशास्त्र के पिता है। आपसे अगर प्रश्न पूछ देगा कोई अर्थशास्त्र के पिता कौन है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? एडम स्मिथ है। अब देखिए, अब जो है ना आर्थिक क्रिया के बारे में पढ़ना है। आर्थिक क्रिया क्या होता है? तो जैसे कि आपके पिताजी किसी के खेत में काम करते हैं, चाहे वो खेती करते हैं ना, खेती करते हैं, तो वो अपने जीवन को जीने के लिए, आप सभी को पेट पालने के लिए वो कोई काम कर रहे हैं तो वह आर्थिक क्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा, वो भी आर्थिक क्रिया। यानी घर चलाने के लिए, घर चलाने के लिए जो भी काम होता है वह आर्थिक क्रिया होता है। चाहे वह टेम्पो चलाने वाला हो तब, चाहे वह किसी दफ्तर में काम करने वाला हो तब, चाहे वह हवाई जहाज उड़ाता हो, चाहे वह साइकिल से कहीं दूसरे जगह जाकर काम करता हो, या आईएएस ऑफिसर भी हो या एक चपरासी भी हो, सब अपने जीवन में एक आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। वह अलग बात है, सब अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग सुविधा दे रहे हैं, लेकिन आर्थिक क्रिया के ही अंतर्गत आता है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? अगर आर्थिक क्रिया लिखना चाहे, आर्थिक क्रिया किसे कहेंगे? तो अब मेरा यह शेर ही बोलेगा, क्रिया जिससे जीवन यापन हो सके, उससे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। कितना सिंपल है ना, कितना सिंपल है ना, सोच के देखो। वे सारी क्रिया जिससे हम सब अपने जीवन यापन कर सके उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो लिख सकते हैं इसमें क्या? वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं जिससे जीवन यापन हो सके उसे क्या कहेंगे? उसे हम आर्थिक क्रिया कहेंगे। अब देखो, इसके बाद आता है अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो अगर यह समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ गया। क्यों क्यों क्यों? इसमें कोई भी काम हो सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था कोई एगो काम के लेकर चलेगा। कितना काम? कोई एगो काम लेकर चलेगा। यानी वह उसका डिफिनीशन होगा क्या, उसको देखो।
अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था तो व्यवस्था, व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी जीवन यापन के लिए अपनाई गई व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब इसके आगे जो आता है ना, वह आता है विकास। वह क्या आता है, वह विकास, वह आता है विकास। अगर किसी बच्चे को अर्थव्यवस्था समझ नहीं आया तो फिर से समझ लो। यानी अगर आपके पिता अगर किसी डॉक्टर के पास काम करते हैं, यानी चपरासी के काम ही करते हैं, तो वह एक क्या किए, वह एक अर्थव्यवस्था चुने या नहीं, हाँ हम डॉक्टर के पास काम कर रहे हैं। चाहे आपके पिताजी राजमिस्त्री के काम ही करते हैं, आपके पिताजी क्या एक राजमिस्त्री के काम करते हैं, तो राजमिस्त्री के काम भी क्या होगा, अर्थव्यवस्था चल रहा है उनका, क्योंकि उनका जो जीवन निर्वाह हो रहा है वह जीवन निर्वाह उनके लिए क्या है, एक अर्थव्यवस्था है, यानी एक संरचना है जिसके माध्यम से वो अपने पेट को चला रहे हैं। ठीक बात, चलिए यह बात समझ में आ गई तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है विकास क्या होता है। अब आता है के लिए था हमारा देश, आगे में हम पढ़ेंगे विकास क्या होता है। क्या विकास क्या होता है, तो विकास को देखिएगा, प्रति व्यक्ति यानी प्रति व्यक्ति में आय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, विकास करते हैं। ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा। क्यों, क्योंकि देखिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को विकास करते हैं। सिंपल सा उदाहरण आपको लेते हैं। आपके पिताजी डेली आपको 5 रुपया दे रहे हैं, आपके बड़े भाई को भी 5 रुपया मिल रहा है और आपके छोटे भाई को भी 5 रुपया मिल रहा है। लेकिन हुआ है एक दिन उसको ना 7 रुपया बढ़ी है, यानी आपको भी 7 रुपया, आपके बड़े भाई को भी 7 और आपके छोटे भाई को भी 7 रुपया मिल रहा है। तो 2 रुपया जो हुआ ना, वह 2 रुपया क्या हुआ, वृद्धि हुआ क्या, 2 रुपया वृद्धि हुआ। सपोज एक और मानिए आपके पिताजी किसी ऑफिस में काम करते हैं, क्या किसी ऑफिस में काम करते हैं और उसी ऑफिस में बहुत सारे लोग भी काम करते हैं। उसी ऑफिस में क्या बहुत सारे लोग भी काम करते हैं, बहुत सारे लोग भी क्या करते हैं, तो काम करते हैं। और हुआ क्या, उस कंपनी में पहले मिलता था 500 रुपया और एक दिन उसी कंपनी ने सबका रेट बढ़ाकर कर दिया 750 रुपया। तो 250 रुपया जो हुआ ना, इस फैक्ट्री में जो भी आदमी काम कर रहा था, जो भी आदमी काम कर रहा था, उस सभी को 250 रुपया का वृद्धि हुआ। क्या हुआ, 250 रुपया का वृद्धि हुआ। तो प्रति व्यक्ति आय में, यानी हर एक व्यक्ति के आय में, आय मतलब क्या होता है, पैसा होता है। आय मतलब पैसा होता है, आय मतलब पैसा होता है। तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, तो विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, विकास करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। आगे देखिएगा, अब आता है अर्थशास्त्र के प्रकार। अब क्या आता है, अर्थशास्त्र के प्रकार। तो अर्थशास्त्र के प्रकार में ना आपको 3 चीजें पढ़नी होती है। अर्थशास्त्र के प्रकार में 3 चीजें, जैसे कि अगर आप अपने पिताजी के 3 बेटे हैं, अगर आप बीच वाले हैं, आपसे छोटे एक है और एक आपसे बड़े हैं, तो इन तीनों के बारे में आप जानना चाहेंगे ना, हाँ इनका नाम क्या क्या है। उसी प्रकार इसमें भी देखना है। यह अर्थशास्त्र पढ़ लिए तो अर्थशास्त्र के प्रकार के बारे में भी तो जानना सबको जरूरी होता है, क्योंकि खुजली टाइप होते रहते हैं, भाई जल्दी बता दो, जानना हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्थशास्त्र के प्रकार हमको बहुत ही ज्यादा मजा आता है पढ़ने में। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, अर्थशास्त्र के प्रकार देखिए बहुत ही सुंदर है। अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थशास्त्र के प्रकार को बहुत ही सुंदर तरीके से देखिएगा। तो अर्थशास्त्र के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछेगा बताओ जी अर्थशास्त्र के कितने प्रकार है, तो
तो आप बताइएगा भाई अर्थशास्त्र के ना 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। फर्स्ट आता है पूंजीवादी। क्या आता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी। दूसरा आता है समाजवादी, समाजवादी। और तीसरा आता है ना, तीसरा आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये सभी अर्थव्यवस्था है। अब यहाँ पे बात यह रह गई, आप जो है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, फिर आप बताइए समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, और वही बात करें तो बताइए मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे। हाँ, और साथ साथ आप ये भी बताइएगा यह कौन सी देश में है और यह कौन सी देश में है और यह कौन सी देश में है। और प्रश्न भी यहाँ से आता है हर एक साल बोर्ड एग्जाम में, यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपके सोशल साइंस के सब्जेक्ट में आते ही हैं। क्या आती है प्रश्न? तो आप पहले प्रश्न से पहले इसका जो उत्तर देख लीजिए, ठीक है। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? तो इसमें न यानी उत्पादन का स्वामित्व किसके पास रहेगा? किसी एक व्यक्ति के पास रहेगा, यानी निजी व्यक्ति के पास रहेगा। इसका उत्पादन का स्वामित्व जो होगा, उत्पादन का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है। क्या? निजी व्यक्ति के पास होता है, निजी व्यक्ति के पास। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व सरकार के पास होता है, उत्पादन का स्वामित्व सरकार के पास होता है, सरकार के पास होता है। अब इसको ऐसे समझो, एकदम अच्छे भाषा में ऐसे समझो, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होगा तो बेनिफिट और घाटा क्या होगा भाई? देखो इसमें है तो अगर निजी व्यक्ति का है तो यह कुछ भी अपने मर्जी से करेगा। जैसे कि 24 से एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा में इसका मर्जी तो यह 24 घंटा भी काम कराएगा, उसके अनुसार यह पैसा देगा। एक बात यह हो गई, इसका मन है तो यह 24 घंटा में 12 घंटे काम करवाएगा और यह 12 घंटा का पैसा देगा। हो सकता है यह 24 घंटा में 18 घंटा ही काम कर रहा है, लेकिन यह पूरा पैसा 24 घंटा के देगा। इसमें भाई इसका मर्जी है। और तो और यहाँ पर ना लिमिट नहीं है से आपको इतना ही वेतन मिलेगा, यानी आप 1 महीना काम कीजिएगा तो भाई इतना फिक्स है कि आपको इतना ही मिलेगा। आप जितना काम कीजिएगा, जितना सक्षम है, उतना आपको यहाँ से पैसा मिलेगा। अगर बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था की तो इसमें लिमिट सेट होती है, यानी यह सरकार के थ्रू काम होती है। और सरकार में क्या होता है, अगर इसमें आप कोई भी काम करते हैं, यानी संगठन में आप काम करते हैं, मान लेते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था जिस देश में है उस देश में आप काम करने जाते हैं, तो यह काम आपको सरकार के थ्रू करना होगा। और सरकार का मर्जी है आपको, यानी 1 साल काम करवाया तो आपको 11 महीना का पैसा दे, चाहे कुछ भी करे, तो इसमें इसका मर्जी चलता है, ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में है तो इसमें आधा पूंजीवादी भी रहता है और आधा समाजवादी, यानी इसमें निजी व्यक्ति भी रहेगा और इसमें जो है ना सरकार भी इंटरफेयर करेगी, ठीक है। तो देखिएगा अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह किस देश में है, तो यह फर्स्ट ब्रिटेन में है। किस देश में है? ब्रिटेन में है। यह ब्रिटेन में है, यह अमेरिका में है, अमेरिका में है। इतना बात समझ में आया। और समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन से देश में है, तो यह चीन में है, चीन में है, यह रूस में है, यह रूस में है, ठीक है। अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें, आपसे सीधे प्रश्न पूछेगी आपके बोर्ड एग्जाम में, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, या उसी को पलट के पूछेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा वैसी अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों का गुण पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमारा भारत आता है। कौन सा आता है? भारत आता है, ठीक है, भारत आता है। और एक श्रीलंका भी है। क्या है? श्रीलंका भी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। या इसी का प्रश्न पूछता है
भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। और आगे हम देखने को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तो हमने प्रकार की बात कर ली है, लेकिन अब यहाँ बात यह आता है इसके क्षेत्र भी होते हैं, इसके क्षेत्र भी होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के ना, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र है? तो 3 क्षेत्र है, 3 क्षेत्र है, ठीक है। वह क्षेत्र कौन कौन सी है? तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। वह क्षेत्र है, फर्स्ट आता है, फर्स्ट आपका प्राथमिक क्षेत्र आता है, ठीक है। फर्स्ट क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के पहला क्षेत्र का नाम प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा का नाम उत्पादन क्षेत्र। क्या? उत्पादन नहीं, इसको अभी कहेंगे द्वितीय क्षेत्र। क्या? द्वितीय क्षेत्र, इसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। और इसको कहते हैं तृतीय क्षेत्र। क्या? तृतीय क्षेत्र, ठीक है। अब इसको ना अलग अलग नाम से जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को भी हम अलग नाम से जानते हैं, वही द्वितीय क्षेत्र को भी अलग नाम से जानते हैं, और तृतीय क्षेत्र को भी अलग अलग नाम से जानते हैं। उनको भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगभग आता है। प्राथमिक क्षेत्र को ना हम कृषि क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। आप लोग एकदम मन्नत की तरह इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि मन्नत मांगते तो इतना याद रहता है, हमने फलना देवता को फलना चीज सकारा है। उसी प्रकार यहाँ पे कहिएगा प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम कृषि क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम कृषि क्षेत्र होता है। और वही बात करें द्वितीय क्षेत्र के, तो द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं। क्या? उद्योग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और बात करें तृतीय क्षेत्र के, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सेवा क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। कृषि के अंतर्गत जो भी चीजें आएगी वह प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आ जाएगी। उद्योग के अंतर्गत जितने चीजें आ जाएगी वह द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगी। और सेवा के अंतर्गत जितने चीजें आ जाएगी वह क्या होगी? वह तृतीय क्षेत्र के अंदर आ जाएगी। आपको डाउट यहाँ पे नहीं है, यानी आपको यहाँ पे डाउट तो नहीं है, तो आप आगे बढ़िएगा। चलिए प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें कृषि आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें कृषि आ जाएगा। इसमें जो कृषि होता है, कृषि आ जाएगा। इसी कृषि के अंतर्गत ही जो आता है मत्स्य पालन। क्या? मत्स्य पालन में मछली पालन को कहते हैं। वही बात करें तो आपका इसमें आ जाएगा खनन, यानी कोई भी चीज को खन के निकालना, यानी लोहा जो खनिज के रूप में अंदर दबा है तो उसको निकालेंगे तो वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए इतना बात आपको आ गया। अब चलो, अब यहाँ पे देखो उद्योग के अंतर्गत क्या आएगा? तो अगर यह खन के निकाले, मान लेते हैं यहाँ लोहा निकाले है, तो लोहा निकाले तो यहाँ से तो हम बेच नहीं सकते, इसको हम शुद्ध करने के लिए कहाँ भेजेंगे भाई? उद्योग में भेजेंगे। उद्योग में भेजेंगे या नहीं? तो इसमें ऐसे चीजें जाएगी जो इसमें सफाई होगी, उद्योग में तैयार होगी, ठीक है। उद्योग में तैयार होगी। तो चलिए, तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है कर कारखाना। इसमें क्या आता है? कर कारखाना। इसमें आता है कर और कारखाना, ठीक है। इतना बात ध्यान रखिएगा। यानी सीधा सी बात करें तो इसमें फैक्ट्री आएगा, ठीक। और यहाँ पे बात करें सेवा क्षेत्र में, तो इससे जो सामान इसमें निकलेगा, यानी आपको बात अभी समझ में आने वाला है। यानी इसमें आएगा बाजार, बैंक, शिक्षक इत्यादि, ठीक है। बहुत सारी चीजें आएंगी। अब सीधा सी आप मानिए एक चिप्स, जो आप चिप्स खाते हैं, आलू का चिप्स पैकेट में जो आता है वह चिप्स के लिए जो आलू तैयार होगा उसे हम कहेंगे कृषि।
वह उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। आलू जो बनेगा वह कहाँ बनेगा? प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन वह आलू जाएगा उद्योग में। वो आलू कहाँ जाएगा? उद्योग में जाएगा, और उद्योग में उस आलू का सफाई होगा और उसमें केमिकल वगैरह डालकर उसे पैक करके उसे मार्केट की ओर भेज दिया जाएगा। तो जैसे ही उसको तृतीय क्षेत्र में भेजा जाएगा तो वह सेवा क्षेत्र कहलाया जाएगा, और जैसे ही वह बाजार में जाएगा तो उसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जब देखो पहला किसान के पास, दूसरा उद्योग के पास, और तीसरा जाएगा कहां? तो वह सेवा की ओर जाएगा। और देखो आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वह देखो, पूछे जाएगा कृषि, इनमें से कौन से कृषि क्षेत्र का उदाहरण है? तो प्राथमिक क्षेत्र ऑप्शन में रहेगा, उसको टिक आउट कर देगा। फिर इसमें प्रश्न आएगा प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और दूसरा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो बताओ तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को ना उद्योग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वहीं पे फिर प्रश्न पूछ देगा तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं? तो आप बोलिएगा हाँ, या ऐसे पूछ जाएगा सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो तृतीय क्षेत्र। यहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ? जरूर हुआ होगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको मिटाएं, चलिए अभी हम मिटाते हैं इसको। ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसको मिटाते हैं। अगला वीडियो मतलब अगला देखिए अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, चलिए अब आता है विकसित देश किसे कहेंगे, विकासशील देश किसे कहेंगे, और अविकसित देश किसे कहेंगे, इस बारे में अब हमको चर्चा करना है। क्या? अब देश के बारे में हम बात करते हैं, देश के संदर्भ में बात करते हैं। तो देश के संदर्भ में 3 प्रकार की बातें होती है। फर्स्ट बातें होती है क्या? फर्स्ट बातें होती है बाबू ध्यान से देखिएगा, कोई देश विकसित होता है, क्या होता है? विकसित देश होती है, और कोई अविकसित होता है। क्या होता है? अविकसित होता है, अविकसित होती है, और कोई विकासशील होता है। क्या? विकासशील होता है। तो यह सब क्यों होता है, और किसे किसे विकसित कहेंगे, किस देश को अविकसित कहेंगे, और किस देश को विकासशील कहेंगे, इसको देखिएगा। तो देखिए जिस देश की प्रति व्यक्ति आय, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो, उससे हम क्या कहेंगे? विकसित देश कहेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विकसित देश। और अविकसित उसे कहेंगे जिस देश की प्रति व्यक्ति आय कम हो, उसे हम अविकसित देश कहेंगे। इसमें क्या सेम चीज लिखना है, खाली यहाँ ज्यादा के जगह यहाँ कम कर लेना है। क्या? जिस देश की प्रति व्यक्ति आय कम हो उसे अविकसित कहेंगे। और यहाँ देखो विकासशील देश किसे कहेंगे? तो वैसा देश जो ज्यादा विकसित भी, मतलब वैसा देश जिसमें विकसित और अविकसित दोनों के गुण पाए जाएंगे, उसे हम विकासशील देश कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? उसे विकासशील देश कहेंगे। वैसा देश जिसमें विकसित और अविकसित दोनों के गुण पाए जाएगा, उसको हम विकासशील देश कहेंगे। और इसमें अब इसमें रह गई बात विकास, इसमें कौन सा देश होता है, इसमें कौन सा देश होता है, इसमें कौन सा देश होता है। तो आप ध्यान से इसमें लिख लीजिए। इसमें विकसित में फर्स्ट आता है क्या? तो अमेरिका आता है। एक अमेरिका है, एक जापान है। ठीक है, अमेरिका, जापान। ठीक, और अविकसित में है, आप ध्यान से देखिएगा, अविकसित में कोई भी देश जो सबसे गरीब है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, और विकासशील में जिससे प्रश्न आता है यह हो जाएगा इसमें भारत। क्या है? भारत जो है ना वह विकासशील देश है। बांग्लादेश भी क्या है? तो बांग्लादेश भी विकासशील देश है। बांग्लादेश भी क्या है? विकासशील देश है।
तो आपको यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वह ऐसे बनेगा, इनमें से कौन सा देश विकसित देश है, या इनमें से कौन से देश अविकसित देश है, तो आप देख लीजिएगा। और भारत के संदर्भ में जो प्रश्न आता है, भारत में कौन सा, यानी भारत कौन सा देश है, तो विकासशील। भारत कौन सा देश है, तो विकासशील। इस टाइप के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जो मेन एक और सा टॉपिक आता है, वह मेन टॉपिक क्या है, वह मेन टॉपिक है राष्ट्रीय आय क्या कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, किसी भी देश में, आप ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, जो बातें हम बोल रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा, जो बातें हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से आप देखिएगा। यानी राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो एक साल के अंदर, एक साल के अंदर देश में जितने भी आय, ध्यान से सुन रहे हैं ना मेरी बात को, किसी भी देश में एक साल में किसी भी देश में एक साल में कमाए गए आय को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी भी देश के अंदर एक साल में, किसी भी देश के अंदर एक साल में कमाए गए आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। जैसे कि हमारा जो भारत है, बाबू ध्यान से देखना इस वीडियो को, इस टॉपिक को ध्यान से देखना, इस बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता है। हमारे भारत देश में एक साल के अंदर जो भी पैसा कमाई होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे राष्ट्रीय आय। उसको क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय। ध्यान देने वाला बात यह एक साल के अंदर में जो देश के अंदर पैसा कमाया जाएगा उसी को हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। ठीक बात, अच्छी बात, समझ में आ गई है। आगे बढ़ते, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो अब आता है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। अब आता है प्रति व्यक्ति आय जो निकालना होता है वो कैसे निकलता है। प्रति व्यक्ति आय, देखो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए कुछ फार्मूला होता है। जैसे मैथ बनाने के लिए कुछ फार्मूला होती है, वैसे ही प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए फार्मूला होती है। क्या फार्मूला होती है, देश के यानी कुल राष्ट्रीय आय में, क्या कुल राष्ट्रीय आय में, एक साल के अंदर जो राष्ट्रीय उत्पादन कुल राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से, कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। यानी मान लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा इसको, आपका जो देश का राष्ट्रीय आय है वह 100 रुपया है। आपका देश का राष्ट्रीय आय 100 रुपया है और आपके देश में 10 आदमी रहते हैं। कितना आदमी, 10 आदमी रहते हैं और आपको प्रति व्यक्ति आय निकालना है, प्रति व्यक्ति आय निकालना है। तो इसके लिए जो फार्मूला है, यानी आपका जो प्रति व्यक्ति आय कितना है, 100 रुपया, आपके जो देश के कुल जनसंख्या है वह 10 है, तो इसको काटिए, इससे इसमें भाग दीजिए, 10 जाएंगे 100, यानी प्रति व्यक्ति आय कितना निकला बाबू, प्रति व्यक्ति आय जो निकला ना वह 10 रुपया निकला। कितना, 10 रुपया निकला। तो आप बता दीजिएगा प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो ध्यान से रखिए, देश के यानी कुल राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर, देश के कुल राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतनी सिंपल भी भाषा में हमने समझाया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं साक्षरता के बारे में। साक्षरता के बारे में बात करें
साक्षरता के बारे में बात करें तो आप देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, साक्षरता उसे कहेंगे, यानी साक्षरता उसे कहेंगे अगर कोई 7 साल के बच्चा है, यानी 5 साल से ऊपर, मैक्सिमम 7 साल के ऊपर के जो बच्चा है, 7 साल एक एवरेज रहता है, 7-8 साल के जो ऊपर के बच्चा है, अगर उसको किसी एक भाषा में लिखने या बोलने का जो तरीका होता है उसको पता हो जाए तो उसे हम साक्षर कहेंगे। कितना? मैक्सिमम यानी मिनिमम 7 वर्ष के जो बच्चा है उसको किसी एक भाषा में लिखने या बोलने का जो तरीका हो जाता है उसे हम साक्षरता कहेंगे, सीधे साक्षरता कहेंगे। और साक्षरता जो है ना, सबसे ज्यादा अभी भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य का साक्षरता है? तो केरल का साक्षरता जो है ना अभी सबसे ज्यादा है। केरल जो है ना भारत में नंबर 1 स्थान पर है साक्षरता में, ठीक है। और बिहार जो है ना, बिहार सबसे नीचे है। सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे है बिहार। साक्षरता में सबसे नीचे कौन है? बिहार, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब शिशु मृत्यु दर क्या होगा? अब शिशु मृत्यु दर एक आता है टॉपिक, ठीक है। इस चैप्टर को हम आज खलास ही कर देते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? शिशु मृत्यु दर क्या होता है? तो इसको देखिएगा, तो इसमें वैसे बच्चे आएंगे जो जन्म लिया और 1 साल उसका नहीं पूरा और उसी बीच में उसका देहांत यानी उसका मृत्यु हो गया। यानी ध्यान से सुन रहे, क्या बोले हम? वैसा बच्चा जो जन्म लिया और 1 साल पूरने से पहले ही उसका डेथ हो गया, उसी बच्चे को हम किस श्रेणी में रखेंगे? तो मृत्यु दर की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। मृत्यु दर की श्रेणी में हम उसी बच्चों को रखेंगे, यानी प्रति 1000 में, यानी 1000 में कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल के होने से पहले यानी जन्म लेने के बाद 1 साल होने से पहले ही उसका मृत्यु हो गया, उसी को हम क्या कहेंगे? तो शिशु मृत्यु दर होगी। यानी 1000 बच्चा है और 1000 बच्चा में ऐसा 100 बच्चा था जो जन्म लिया और 1 साल पूरा होने से पहले उसका क्या हुआ? यानी वह मर गया। तो अब हम क्या कहेंगे? शिशु मृत्यु दर कहेंगे, शिशु मृत्यु दर कहेंगे। अगर आपको कोई कहे निकालने के लिए तो ऊपर 1000 लिखिएगा, और कितना बच्चा जो है ना 1 साल के अंदर में, यानी 1 से मरा है तो देखो 00 से 00 काट देंगे यानी 10, यानी शिशु मृत्यु दर कितना हुआ? तो 10% हुआ, ठीक है। ऐसे आप निकाल लोगे ना? चलो निकाल लोगे, या मैं मान सकता हूं आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है, उस लास्ट टॉपिक को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे साक्षरता समझ में आ गया, प्रति व्यक्ति आय समझ में आ गया, शिशु मृत्यु दर आ गया। शिशु मृत्यु दर में क्या था? तो ऐसे बच्चा जो जन्म लेने के 1 साल से पहले ही मर गया, उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम मृत्यु दर के श्रेणी में रखेंगे। मृत्यु दर निकालने का जो फॉर्मूला बताया है, यानी ऊपर में 1000 रहेगा, ऊपर में 1000, यानी 1000 बच्चा में ऐसा कितना बच्चा था जो 1 साल पूरा होने से पहले ही मर गया? तो हम एक रेशियो लिए हैं, वह 100 बच्चा था जो एक वर्ष पूरने से पहले ही मर गया है। तो 100 से अगर भाग दीजिएगा 1000 में तो 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा, और 10 आएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यह शिशु मृत्यु दर हो जाएगा। कितना बात समझ में आ? उम्मीद करता हूँ ऐसा आपने पढ़ाई नहीं किया होगा, और अगर पढ़ाई कर रहे हो तो इतना बात समझ लो, एक सब्सक्राइब कर दो और एक इस चैनल को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ठीक है, ताकि वह भी इस चैनल के माध्यम से कुछ अच्छा सा जानकारी पा सके, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक को आप देखना है। चलो अब इसी में रहने देते हैं, ठीक है। और अगला वीडियो अगला चैप्टर का आने वाला है, और जो चीजें छूट रही है ना उसको हम एक लाइन फॉर्म में एकदम कर देंगे। और हाँ, हम उतना ही चीजें पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी,
अदरवाइज हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। तो सो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके और जय हिंद जय भारत इस कमेंट के अंदर में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए ताकि हमको पता चल सके हाँ हमारे वीडियो उन बच्चों तक पहुंच रहा है जो पढ़ने लायक है, ऐसे गधों के पास नहीं जा रहा है जो पढ़ने लायक नहीं है। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो पर कम से कम 10 लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा।